नमस्कार दोस्तों। भारत में चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि अगर देश में वोट डालने का अधिकार ही संकट में पड़ जाए तो क्या होगा। साथियों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी इसी सवाल को उठाती है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विपक्ष की एकजुटता और इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है। साथियों, आपको पहले से पता होगा, इससे पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और फिर बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, जिसमें साथियों भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी तमिलनाडु से की थी और समाप्ति 30 जनवरी 2023 श्रीनगर जम्मू कश्मीर में की थी, जिसमें इन्होंने लगभग 3570 किलोमीटर की दूरी तय की थी। एवं वहीं ये यात्रा 12 राज्यों से होते हुए तो केंद्र शासित प्रदेश में गई थी। साथियों, इस यात्रा के अंतर्गत देश में बढ़ती नफरत की राजनीति और ध्रुवीकरण का विरोध किया था और वहीं बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान भी खींचा था। और साथियों, लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया की स्वतंत्रता पर खतरे की बात भी उठाई थी, जिसमें राहुल गांधी ने पदयात्रा पैदल चलकर पूरी की थी, जिससे कि देश की सीधे आम जनता से जुड़ा जा सके। इसमें लाखों लोग इस दौरान उनसे मिले थे, जिसमें किसानों से लेकर छात्र और महिलाएं तक, और वहीं कई विपक्षी दलों के नेता भी बीच बीच में शामिल हुए थे। और साथियों, श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने कश्मीर की बर्फ में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था। चलिए साथियों, अब बात करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में। साथियों, इसकी शुरुआत 14 जनवरी 2024 मणिपुर पूर्वोत्तर से की थी एवं इसकी समाप्ति 16 मार्च 2024 मुंबई महाराष्ट्र में की थी, जिसमें राहुल गांधी ने लगभग 6713 किलोमीटर की दूरी तय की थी और यह यात्रा 14 राज्यों से होते हुए 85 जिलों तक पहुंची थी। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करना था और बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, संविधान की रक्षा और सामाजिक समानता को मुद्दा बनाया था। महिलाओं, युवाओं और दलित आदिवासी समुदायों तक पहुंच बनाना था। साथियों, इस यात्रा को खास तौर पर देखें तो इसमें राहुल गांधी पैदल भी चले और बस गाड़ी से भी आगे बढ़े थे। राहुल गांधी ने युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, किसानों और छात्रों से सीधे तौर पर मुलाकात भी की थी। साथियों, इस यात्रा के जरिए विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की गई और सोशल मीडिया पर भी इस यात्रा का बड़ा कवरेज मिला था। एवं इस यात्रा का मकसद सिर्फ नफरत की राजनीति का विरोध नहीं था, बल्कि सकारात्मक मुद्दों पर ध्यान दिलाना, जैसे रोजगार, न्याय और समानता था। चलिए साथियों, अब बात करते हैं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बारे में। साथियों, इसकी शुरुआत 17 अगस्त 2025 से बिहार के सारण जिले स्थित सासाराम से हुई थी और लगभग 16 दिनों तक चली थी, जिसमें राहुल गांधी ने 1300 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय की थी। साथियों, इसके रूट की बात करें तो बिहार के 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरते हुए इस यात्रा का अंत 1 सितंबर पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली के साथ हुआ था। साथियों, इसका मकसद जनतंत्र की रक्षा और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक नैतिक और संवैधानिक आंदोलन बताया गया था। साथियों, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य SIR के तहत बिहार में वोटर सूची से लाखों नामों को हटाए जाने का आरोप, जिसे वोट चोरी का मामला बताया गया था। साथियों, राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करते समय यह अभियान संविधान बचाने की लड़ाई बताया था, जहां बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप भी लगाया था। एवं उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात और वोट चोरी की संस्थागत प्रणाली घोलने का आरोप भी लगाया था। और इसके अतिरिक्त यात्रा को महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं और किसानों की चुनौतियों से जोड़ते हुए लोकतंत्र और अधिकारों की बात की थी। वहीं साथियों, इसमें विपक्ष की एकजुटता और जनसंवाद भी शामिल रहा। यात्रा में इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के नेता शामिल हुए, जैसे कि RJD के लालू तेजस्वी यादव, CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPM, VIP आदि पार्टी के प्रमुख नेता भी शामिल हुए थे, जिससे कि ये यात्रा एक दिशा में विपक्ष की एकता का प्रतीक भी बनी। साथियों, इस यात्रा के दौरान
बाइक, रोड शो, जनसभाएं और स्थानीय मुद्दों जैसे युवाओं के साथ वार्ता और किसानों की बात उठाने वाले कार्यक्रम भी किए गए। और मीडिया में गहमा-गहमी यात्रा ने सोशल मीडिया और जनता के बीच एक प्रत्यक्ष संवाद शुरू किया, जिसकी प्रतिक्रिया व्यापक थी। साथियों, यात्रा की उच्च स्तरीय टिप्पणियों की बात करें तो राहुल गांधी ने यात्रा के अंतिम दिन पटना में जमकर भाषण दिए, वोट चोरी, मतलब अधिकारों की चोरी, बेरोजगारी की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी जैसे मुद्दे पर बात की। वहीं साथियों, विपक्ष के आलोचक एनडीए नेताओं ने इस अभियान को राजनीतिक नाटक बताया और कांग्रेस व आरजेडी पर पुराने दाग धब्बों के हवाले से आरोप भी लगाए। वहीं साथियों, राहुल गांधी की यह यात्रा संविधान और मतदान अधिकारों के लिए जनतांत्रिक लड़ाई का प्रतीक रही। यह कार्रवाई ने बिहार की राजनीति में एक नया आक्रामक स्तर पैदा किया है और विपक्ष की दृष्टि व जनता की प्रतिक्रिया दोनों को सक्रिय भी किया है। साथियों, इस यात्रा का मकसद चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, ईवीएम पर बहस, फर्जी वोटर हटाने और लोकतंत्र की रक्षा करना था। इस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लंबे समय से बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा यही रहा है कि विपक्ष के नेता बिखरे हुए थे, लेकिन अब साथियों राहुल गांधी की इस यात्रा ने एक तरह से विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया है, जिसमें साथियों पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी लालू यादव, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और कई बड़े चेहरे विपक्ष की ओर एकजुटता को लेकर नजर आ रहे हैं। साथियों, यह जनता को एक संदेश भी देता है कि हम सब मिलकर लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। चलिए साथियों, अब बात करते हैं इससे भारतीय जनता पार्टी को कौन से संभावित नुकसान हो सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बीजेपी अक्सर चुनाव में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मोदी जैसे नैरेटिव सेट करती है, लेकिन वही विपक्ष वोट के अधिकार और लोकतंत्र पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर साथियों इसे वोटर एकजुटता के तौर पर देखें तो अगर विपक्ष के वोट इकट्ठे हो जाएं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। पहले विपक्षी वोट बट जाते थे जिससे बीजेपी को फायदा मिलता था, लेकिन अब विपक्ष एकजुट हो रहा है। साथियों, अगर बात करें ग्रामीण और युवा वोटर के बारे में तो राहुल गांधी की यात्राएं अक्सर पैदल मार्च और सीधा जनता से जुड़ाव पर आधारित होती हैं और यह युवा और ग्रामीण वोटरों को जोड़ने में असर डाल सकती हैं। साथियों, अब बात करते हैं भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। अगर विपक्ष इस यात्रा को सिर्फ ईवीएम बहस तक सीमित न रखकर बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दिक्कतें और लोकतंत्र के संस्थानों पर दबाव जैसे मुद्दे से जोड़ दे तो बीजेपी डिफेंसिव हो सकती है। साथियों, बात करें इमेज पॉलिटिक्स को लेकर तो राहुल गांधी की छवि सीरियस पॉलिटिशियन की बन रही है। यात्रा के दौरान उनकी सोशल मीडिया कवरेज और ग्राउंड लेवल का जुड़ाव भी बढ़ रहा है। अगर साथियों इन यात्राओं को मीडिया और पब्लिक के नजरिए से देखें तो भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन ऐसी यात्राएं सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती हैं। जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी एक्स पर लाखों युवा इस यात्रा की क्लिप्स को देखते हैं। साथियों, विपक्ष को एक कॉमन फ्रंट के रूप में दिखाना जनता की सोच बदल सकता है, लेकिन साथियों एक सच यह भी है कि सिर्फ यात्रा से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि संगठन, कैडर, फंडिंग और ग्राउंड लेवल स्ट्रेटजी अभी भी बीजेपी के पास बहुत मजबूत है। तो साथियों ये कहना गलत होगा कि बीजेपी तुरंत कमजोर हो जाएगी, लेकिन हाँ, विपक्ष ने एक नया चैलेंज जरूर खड़ा किया है जो कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और आने वाले चुनावों में असर डाल सकता है। तो साथियों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और विपक्ष की एकजुटता बीजेपी के लिए एक राजनीतिक चुनौती साबित हो सकती है। सवाल अब यही है कि क्या जनता इस नैरेटिव को अपनाएगी या फिर बीजेपी अपनी स्ट्रॉन्ग मशीनरी से इसे मात दे पाएगी। आपकी राय में किसे ज्यादा फायदा होगा, विपक्ष या बीजेपी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।